गुड मॉर्निंग बच्चों। ये सेकंड पार्ट है हमारा चैप्टर नंबर 6 जो हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री का। इसका पार्ट 2 हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आई होप आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लिए हैं इसका। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर 6 जो है हिस्ट्री का उसका अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर इस सेकंड पार्ट को देखिएगा, तब जाके आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो उतने अच्छे से ये आप लोगों को सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या देखे थे? फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो मॉडर्न एज है वो कैसे स्टार्ट हुआ है ना। मॉडर्न एज यानी कि आधुनिक युग कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसको हम लोग यूरोप में देखे थे और इंडिया में भी देखे थे, है ना। इंडिया में कैसे और यूरोप में कैसे वो स्टार्ट हुआ, क्या क्या मेजर चेंजेस आए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि कैसे जो है गांव से लोग निकलकर शहर की तरफ जाने लगे, है ना। वहाँ पर कैसे इंडस्ट्रीज आई। इंडस्ट्रीज क्यों आई? क्योंकि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन क्या था, कैसे हुआ, ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बारे में, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? द रेनेसेंस। रेनेसेंस या रेनेसा भी इसको बोला जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है पुनर्जागरण, है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ना केवल इस चैप्टर का बल्कि पूरे हिस्ट्री का, और यूरोप के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यूरोप का हिस्ट्री समझने के लिए हमको इस चीज़ को समझना होगा। रेनेसेंस मतलब होता है पुनर्जागरण। जागरण मतलब क्या होता है? सोकर जागना, है ना। तो जैसे कोई आदमी सोता है ना, सोने के बाद में क्या होता है? वो फिर जागता है। तो जागता है तो क्या वो कोई आदमी तुरंत एक्टिवेट हो जाता है कि जैसे हम लोग सोए रहते हैं तो सोने के बाद जैसे हम लोग उठते हैं बेड से तो क्या तुरंत एक्टिव हो जाते हैं? क्या नहीं, थोड़ा सा हमको टाइम लगता है। तो वैसे ही क्या है, जो यूरोप है ना, उन लोग ब्लाइंड फेथ में, है ना, या रिलीजियस लीडर के प्रभाव में, धर्म के प्रभाव में बहुत लंबे समय तक क्या हुए थे, लोग अपनी थिंकिंग को भूल गए थे, है ना। अपने दिमाग से कुछ नहीं सोच रहे थे। जैसा जो रिलीजियस लीडर है, धर्म जो है, धर्म गुरु जैसे बोल देते थे, प्राइस्ट जैसा बोल देते थे, वैसे ही मानते आ रहे थे, है ना। तो अब क्या हुआ, मॉडर्न एज में उन लोगों को उनकी चेतना जागी, है ना, उनका जो कॉन्शियस है वो जागा। क्यों? साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, है ना। तो इसी एज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेनेसा बोलते हैं, या रेनेसेंस, पुनर्जागरण। यानी कि लोगों ने क्या किया? रैशनल थिंकिंग स्टार्ट किया। रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले लोग जैसा बोलते थे, जैसा धर्मों में बोला गया है उसको मान लेते थे कि हाँ, दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, ऐसा ये सही है तो ये सही मान लेते थे, गलत है तो गलत। उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं करते थे या उसको पूछते नहीं थे कि क्या ये क्यों ऐसा है ना। तो इसी को क्या बोला गया? रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग बोला गया। कि जब इसके पीछे लॉजिक जो है फाइंड आउट करने लग गए, हर चीज़ के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाने लग गए कि ऐसा क्यों होता है ना। तो यही चीज़ क्या हुआ, फिर लोगों के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ? पुनर्जागरण हुआ, रेनेसेंस हुआ। तो इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे अभी बताया कि पहले लोग क्या होता था, पहले लोग रिलीजन को ज़्यादा फोकस करते थे, है ना। रिलीजन पर मतलब धर्म पर ज़्यादा फोकस करते थे। जैसा धर्म में बोला गया है, जैसा बाइबल में बोला गया है, उसको ही वैसा ही मान के चलते थे, है ना। और आप लोगों को क्लास 8th में अगर आप लोगों को भूले बिसरे गीत याद हैं तो आप लोगों को बताया थे एक पप्पा जी हुआ करते थे, पोप, है ना। ये कहाँ पर बैठते थे? इटली में बैठते थे, पोप फ्रांसिस, है ना। पप्पा जी याद है क्या? ये सब लोगों को डरा धमका कर रखते थे। यही जो होते थे पूरे यूरोप के, है ना, पूरे यूरोप में जितने भी चर्च होते थे उसको ये कंट्रोल किया करते थे। तो ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को? ये धर्म के नाम पर लोगों को डराते थे कि अगर आप धर्म में या बाइबल में लिखा बात नहीं मानेंगे तो आपको, अच्छा देखो, आदमी का मेन जो एम है, ये क्या बताया गया? लक्ष्य क्या बताया गया? सैल्वेशन। सैल्वेशन मतलब क्या होता है? मुक्ति, है ना। सैल्वेशन होता है मतलब मुक्ति। यानी कि इंसान के दिमाग में ये डाला गया कि आपको क्या करना है, इस दुनिया को जीना है वो तो छोड़ो, है ना। आपको क्या करना है? आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एम क्या है? मुक्ति है। आपको यहाँ से मुक्ति पाना है ना, ताकि आप परमात्मा से, परमेश्वर से जाके मिल जाएंगे, है ना। और आप जो है इस जन्म मरण के चक्कर से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे।
तो इसी के नाम पर लोगों को डराया जाता था, है ना, पोप के द्वारा डराया जाता था, धर्म गुरु के द्वारा, प्राइस्ट के द्वारा डराया जाता था कि आप कुछ गलत काम करोगे, आपसे छोटा सा अगर गलती से भी कोई चींटी आपके हाथ से मर गया तो आपको क्या हो जाएगा, नरक में हेवन में जगह मिले, हेल में जगह मिलेगा, है ना, यू विल गो टू द हेल, है ना, आपको तेल में तला जाएगा, ऐसे मारा जाएगा, वैसे पीटा जाएगा, ऐसे करके इनको डरा के रखा जाता था, है ना। तो लोग क्या होते थे, धर्म के नाम से डरते थे या पोप का कोई भी विरोध नहीं करते थे। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी जो है याद आ रहा होगा। तो लेकिन जैसे जैसे रेनेसेंस हुआ तो वैसे वैसे लोगों ने क्या किया, ह्यूमनिज्म पर फोकस करना स्टार्ट किया। ह्यूमनिज्म मतलब होता है मानवतावाद, यानी कि धर्म को छोड़कर लोग जो है ह्यूमन की बात करने लग गए, ह्यूमन लाइफ की बात करने लग गए, ह्यूमन कंफर्ट की बात करने लग गए कि अगर आदमी इस दुनिया में आया है तो वो इस दुनिया को अच्छे से देखे तो सही, इंजॉय भी तो करे, है ना ही कि डर डर के जीना ही जिंदगी है। तो यहाँ पर कुछ नाम आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे कि फ्रांसिस्को पेट्रार्क, ये इटली के थे, है ना, इन्होंने क्या किया, थ्योरी ऑफ ह्यूमैनिज्म दिया, यानी कि मानवतावाद का सिद्धांत। ये जितने भी नाम बता रहे हैं ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर में आते हैं, मैच द फॉलोइंग में। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क क्या थे, थ्योरी ऑफ ह्यूमनिज्म देने वाले थे, मतलब मानवता का सिद्धांत, है ना, मानवतावाद का सिद्धांत, मानवता का सिद्धांत इन्होंने दिया। क्या बताया कि ह्यूमन का भी लाइफ इंपॉर्टेंट है, उसका कंफर्ट भी जरूरी है, हम लोग धर्म के नाम पर ही डर कर नहीं जी सकते, ह्यूमन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पर मानव की, उसके सुखों की, है ना, उसके इंजॉय की बात की गई, किसके द्वारा, फ्रांसिस्को पेट्रार्क की द्वारा, है ना। फिर इसी समय क्या हुआ, फ्रांसिस्को पेट्रार्क ये इंटेलिजेंट आदमी थे, इन्होंने क्या किया था, देखा, बहुत सारे बाइबल्स को पढ़ा, है ना, बाइबल्स को पढ़ा। तो बाइबल्स क्या होता है, बाइबल जो है ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ करता था। और ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज आज का, जैसे आप लोग मान के चलो कोई गांव वाला है, अब इसको अगर इंग्लिश पढ़ने बोल दिया जाए, आजकल तो इंग्लिश थोड़ा धीरे धीरे कॉमन होते जा रहा है, लेकिन अगर आज से हम लोग 100 साल 50 साल पहले इंग्लिश पढ़ने बोल दिया जाए तो गाँव का जो आदमी रहता था वो अच्छे से हिंदी पढ़ना नहीं जानता था, तो इंग्लिश कैसे पढ़ेगा, है ना। वैसे ही बहुत सारे लोग क्या होते थे, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज नहीं जानते थे, है ना। और ग्रीक और लैटिन जो क्लासिक्स है बताए थे, जैसे हमारे यहाँ पर महाभारत हो गया, रामायण हो गया, वेदास हो गए, वैसे ही ग्रीक और लैटिन जो क्लासिक्स हैं, जो साहित्य हैं, वो कहाँ पर चलते थे, यूरोप में चलते थे, है ना। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इन सबको पढ़ा, बाइबल को पढ़ा। तो बाइबल में बहुत सारे जो ओरिजिनल बाइबल है ना, ओरिजिनल बाइबल है, उसमें बहुत सारे चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया गया है, तोड़ मड़ोड़ के बताया गया है। ऐसा कुछ ओरिजिनल बाइबल में है ही नहीं कि आपको नरक मिलेगा या आपको ऐसे मारा जाएगा, वैसे काटा जाएगा। ये सब धर्म गुरु प्राइस्ट लोगों ने क्या किया है, इसका अपडेट करके वर्जन निकाल दिया, उसमें मॉडिफाई कर दिया गया है और लोगों को डराने के लिए ऐसा लिख दिया गया है। फिर इन्होंने क्या किया, अच्छा इसी समय क्या हुआ था, जो प्रिंटिंग प्रेस है इसका इन्वेंशन हुआ। प्रिंटिंग प्रेस क्या होता है, आप लोग देखते होंगे ना, प्रिंटर, फोटोकॉपी जो मशीन आता है, वैसे ही पहले प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ 1439 में, है ना। ये भी उसी समय का है, 15वीं सेंचुरी में। किसने किया, ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जोहानस गुटेनबर्ग, है ना। तो गुटेनबर्ग आप लोग याद रख सकते हैं। गुटेनबर्ग ने क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था, इसका खोज किया था, आविष्कार किया था, है ना। तो इसके आ जाने से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो है वो फास्ट होने लग गया, फास्ट होने लग गया। इसका मतलब कि क्या हो गया, फ्रांसिस्को पेट्रार्क और जो भी लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, बाइबल को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया, है ना। लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इटालियन में, जर्मनी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में। तो जो लोकल जो लोग थे, जो गांव के लोग थे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्लासिक्स जो ग्रीक और लैटिन नहीं जानते थे, उन लोग भी सब क्या करने लग गए, बाइबल पढ़ने लग गए और ये समझने लग गए कि ये जो पोप फ्रांसिस है ये क्या कर रहे हैं, हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। और ऐसे धीरे धीरे लोगों की चेतना जागी और रेनेसेंस हुआ, है ना। फिर एक नाम और आप लोगों को याद रखना है, इरामुस, है ना। इरामुस ने क्या किया था, ये जो है रिलीजियस लीडर्स के जो ब्लाइंड फेथ थे, है ना, जो क्या मानते थे, अंधविश्वास था, उसके ऊपर क्वेश्चन करते थे, है ना। तो इरामुस, इन्होंने भी क्या किया, अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इरामुस हो गए, फ्रांसिस्को पेट्रार्क हो गए, ये भी इटली के रहने वाले थे, है ना। अब आप लोग पूछोगे सर कि ये सब इटली से क्यों है, क्योंकि बताया ना अभी कि जो ये जो पोप है ये कहाँ रहते थे, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, इटली में। यूरोप में जितने भी चर्च थे, फ्रांस में, इंग्लैंड में जितने भी चर्च थे, उन सब का हेड पोप जो है कहाँ पर रहता था, इटली में। तो यहीं से जो है रेनेसेंस स्टार्ट हुआ था। फ्लोरेंस करके एक सिटी है ना, फ्लोरेंस इटली में, यहाँ से मेनली जो है वो रेनेसेंस जो है स्टार्ट होता है।
तो इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि सर यहाँ पर तो सब पुरुष हैं, कोई लेडीज या कोई महिला भी थी क्या, वुमेन? तो एक वुमेन का नाम यहाँ पर आता है, आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे, ये भी इटली से ही थी। क्या नाम है इनका? कैसेंड्रा फेडल। कैसेंड्रा फेडल, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है इसको क्रिटिसाइज किया, मतलब इसकी आलोचना की कि वुमेन्स को कोई राइट नहीं दिया जाता। अच्छा, आप लोगों को लगता होगा कि जो इंडिया में ही क्या होता है, वुमेन्स को राइट नहीं दिया गया, विदेशों में जो है फॉरेन में सब वुमेन्स को क्या होता था, राइट्स होता था, वो भी अच्छे से काम करते थे, पढ़ने लिखने जाते थे। ऐसा नहीं है ना, वुमेन्स को भी कोई राइट नहीं दिया जाता था, विदेशों में भी, फॉरेन्स में भी, है ना, उनको भी अपने जो है हक की लड़ाई जो है लड़नी पड़ी। तो उनको भी पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उनको घर संभालने के लिए, घर में ही रहने के लिए बोला जाता था, बच्चे को संभालना है, घर का काम करना है। तो इसी के कारण क्या हुआ, यूरोप में भी इसका विरोध हुआ, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का। मेल डोमिनेटेड मतलब पुरुष प्रधान समाज, जिसमें हमेशा पुरुषों की चलती है, महिलाओं का नहीं सुना जाता है ना। भले ही आजकल जो है वो सिचुएशन उल्टा हो रहा है। तो ये क्या हो गया, कैसेंड्रा फेडल, इनका नाम जो है आप लोगों को याद रखना है, इन्होंने वुमेन्स राइट की बात की है ना, कैसेंड्रा फेडल। एक नाम हो गया इरामुस और फ्रांसिस्को पेट्रार्क, है ना, थ्योरी ऑफ ह्यूमनिज्म पेट्रार्क ने दिया था। फिर यहीं पर एक बुक का नाम आता है द प्रिंस। इसको किसने लिखा? निकोलो मकियावेली। फिर ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, निकोलो मकियावेली। इन्होंने क्या किया, द प्रिंस करके एक बुक लिखा। किसके ऊपर था ये बुक? पॉलिटिक्स के ऊपर। पॉलिटिक्स मतलब होता है राजनीति, है ना। तो प्रिंस मतलब क्या हो गया, राजकुमार या राजा। तो इस बुक में क्या बताया गया है कि कैसे एक राजा जो है अपने पावर का मिस यूज करता है ना। राजा तो बन गया तो उसका फायदा तो उठाता है, लेकिन उसके जो धर्म है, उसके जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, इसका प्रॉपर पालन नहीं करता है, वो लोगों का ध्यान नहीं रखता है, केवल जो है अपने फायदे के लिए, अपने मजे के लिए जो है वो राजा बन गया है और उसका जो है वो आनंद उठा रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है ना, अपने ड्यूटी को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा है। ये बुक द प्रिंस किसने लिखा था? निकोलो मकियावेली ने लिखा था, है ना। और थ्योरी ऑफ ह्यूमनिज्म फ्रांसिस्को पेट्रार्क। लेडीज वुमेन का क्या नाम था जिन्होंने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया और वुमेन्स राइट का बात किया? कैसेंड्रा फेडल। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इंडिया की तरफ आते हैं। अब इस मॉडर्न एज में क्या हुआ था? मॉडर्न एज के टाइम में क्या हुआ, स्टार्टिंग में बहुत सारे चेंजेस हुए। चेंजेस किस में हुए? तो जो आर्किटेक्चर है ना, आर्किटेक्चर में बहुत सारे चेंजेस हुए। आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है? वास्तुकला, है ना। वास्तुकला मतलब जो बिल्डिंग जो निर्माण करते हैं, है ना, उसका क्या स्टाइल है, कौन से शैली में बना है, किस स्टाइल में बिल्डिंग को बनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर। फिर स्कल्पचर्स और पेंटिंग के बारे में भी देखेंगे। तो इंडिया में क्या हुआ, इसी टाइम में मुंशी और मुनीम्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए राजा के लिए, है ना। किसके टाइम में? ज़्यादातर ये मुगल्स के टाइम में। तो मुंशी और मुनीम्स जो हैं ये कौन होते थे? आप लोग पुराने पिक्चरों में देखते होंगे, एक लाला जी बैठा करते थे ऐसे, है ना, गद्दी पे बैठा करते थे ऐसा टोपी लगा के, और ये पेन रखे रहते थे, है ना। इसका जो है हिसाब किताब करते रहते थे ऐसा नोट लगा के, किस किसान को कितना दिया है। तो ये मुंशी और मुनीम मैनेजर हुआ करते थे, अकाउंटेंट हुआ करते थे, और ये राजा का पूरा हिसाब किताब रखते थे, है ना, कि कैसा पूरा स्टेट का, पूरे राज्य का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, कितना पैसा कहाँ लगा है, कौन सा सड़क बनाना है, कौन सा गली बनाना है, कहाँ रिपेयरिंग करवाना है, हर चीज़ ये मुंशी देखा करते थे, है ना। फिर उसी समय इंडिया में और यूरोप में क्या हुआ, आर्किटेक्चर का एक नया मोड हमको देखने के लिए मिला, है ना, नया फॉर्म हमको देखने के लिए मिला। आर्किटेक्चर मतलब बताया वास्तुकला, यानी कि बिल्डिंग निर्माण की शैली। तो इस समय आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ा था, डोम एंड आर्चेस टेक्निक का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। डोम क्या होता है? आप लोग हनुमान भगवान का गदा देखे होंगे, इस प्रकार से गदा रहता है ना, हनुमान जी का गदा रहता है ना, उसी प्रकार का ये जो शेप है, इसी को हम लोग बोलते हैं डोम शेप, है ना। ये जो ऐसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोम शेप। आप लोगों ने मस्जिद वगैरह में देखा होगा, गुरुद्वारे में देखा होगा, तो इसी को हम लोग डोम शेप बोलते हैं। ये इंडिया में ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। इंडिया के जो मंदिर हैं आप लोग देखे होंगे, वो इस टाइप से पिलर्स वगैरह बने रहते थे, ऐसा बीम्स रहता था, ऊपर में ऐसा झंडा वगैरह है ना। तो इंडिया के मंदिर कुछ इस शेप में बने रहते थे। लेकिन मुगल्स के आने के बाद में क्या हुआ, डोम और आर्चेस। आर्चेस क्या होता है? ये इस टाइप से जो ब्रिज टाइप से जो रहता है ना, ऊपर से गया रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्चेस, है ना। तो ये डोम और आर्चेस ये मुगल्स के टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गए। फिर एक आप लोगों को ध्यान रखना है, गोथिक स्टाइल, है ना। ऐसे ही यूरोप में बहुत बड़े बड़े क्या बनाए गए, डोम और आर्चेस के शेप में चर्च भी बनाए गए थे। बाहर से वो उतना ज़्यादा देखने में
उतना ज़्यादा खूबसूरत सुंदर नहीं लगता था, लेकिन अंदर से अगर देखेंगे तो वो बहुत बड़ा विशाल और भव्य लगता था, बहुत सुंदर लगता था। फिर जो यूरोप के जो चर्चेस हैं वो एक स्पेशल स्टाइल में बने हैं, स्पेशल शैली में, जिसको बोलते हैं गोथिक स्टाइल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से स्टाइल में बनाए गए हैं जो चर्चेस हैं, तो वो कौन से स्टाइल हैं? गोथिक स्टाइल। गोथिक स्टाइल किसको बोलते हैं? आप लोग ऐसा चर्च वगैरह का फोटो देखे होंगे या गए होंगे तो ऐसे बहुत सारे मीनार्स वगैरह ऐसे बने रहते हैं, इस स्टाइल को, है ना, और अंदर से डोम शेप ऐसा रहता है, इस स्टाइल को गोथिक स्टाइल बोलते हैं। गोवा अगर आप लोग कभी जाएंगे या देखेंगे, गोवा में ऐसे बहुत सारे चर्च मिल जाते हैं जो गोथिक स्टाइल से बने हुए हैं, है ना। और फिर ताजमहल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, ताजमहल आप लोग बताइए कि कहाँ पर है, दिल्ली में है कि आगरा में है ना। ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि दिल्ली में है कि आगरा में है ताजमहल। ताजमहल जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, है ना। जानते हो अपनी बेगम मुमताज की याद में जो है शाहजहां ने क्या करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था। ये भी डोम और आर्चेस के उसमें बनाया गया है, आर्किटेक्ट में। फिर कंदरिया महादेव का टेम्पल ये दिया गया है, आप लोगों के बुक में फोटो जो है देख सकते हैं। खजूरे, ये कहाँ पर है? खजुराहो में, है ना। कंदरिया महादेव टेम्पल, महादेव मतलब समझ गए ना, लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शंकर के लिए ये मंदिर बनाया गया है। ये हजारों साल पुराना मंदिर है, खजुराहो मध्य प्रदेश में, है ना। खजुराहो एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर कंदरिया महादेव टेम्पल सिचुएटेड है। अब आप लोग जानते हो छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको बोला जाता है? भोरमदेव को बोला जाता है। भोरमदेव कहाँ पर है? कबीरधाम, या जिसको हम लोग कवर्धा भी बोलते हैं, वहाँ पर है भोरमदेव, है ना। बहुत पुराना मंदिर है जिसको खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है। तो ये तो हम लोगों ने किसकी बातें देख ली, तो ये हम लोगों ने आर्किटेक्ट्स की बात देखी। अब हम लोग देखते हैं पेंटिंग और स्कल्पचर्स के तरफ चलते हैं। तो पेंटिंग और स्कल्पचर्स में भी बहुत सारे चेंजेस आए मॉडर्न एज में, है ना। मॉडर्न एज में बहुत सारे चेंजेस आए। तो पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स, देखो पहले रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता था, बताया मैंने, है ना। तो रिलीजन जो भी पेंटिंग्स होते थे वो तो या भगवान के होते थे या चर्च के होते थे यूरोप में, है ना, या जीसस क्राइस्ट के होते थे, बाइबल से रिलेटेड होते थे। मूर्तियाँ भी जो है आप लोग आपके बुक में दिया गया है, मदर मैरी हो गया, जीसस क्राइस्ट हो गया, या धर्मगुरु हो गए, उन्हीं का दिया जाता था, भगवान का ही चित्र बनाया जाता था या मूर्ति बनाया जाता था। लेकिन इस समय क्या हुआ, पेंटिंग्स में बहुत सारे चेंजेस आए, है ना। पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स में यहाँ पर नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसका चित्र बनाने जाने लग गया। लोग जो है अपने ऑब्जर्वेशन से, है ना, अपनी सोच से, इमेजिन से क्या करने लग गए, पेंटिंग्स बनाने लग गए। तो यूरोप में दो फेमस पेंटर्स हुए जिनका नाम, एक का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, लियोनार्डो दा विंसी, है ना। लियोनार्डो दा विंसी, ये इन्होंने फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा जो है ये बनाया गया था, है ना। मोनालिसा क्यों फेमस है इसका पेंटिंग? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन से बनाया गया था। मोनालिसा ऐसे कोई रियल में कोई वुमेन नहीं थी, इन्होंने अपने सोच से बनाया था, है ना। और इसकी जो कतई जहर वाला जो स्माइल है ना, इसकी जो स्माइल है उसको लेकर बहुत सवाल उठते हैं। आज भी ये पेंटिंग, है ना, यूरोप के किसी म्यूजियम में रखी हुई है ना। आज भी ये पेंटिंग जो है सुरक्षित है, मोनालिसा की पेंटिंग। और ये इसकी जो है खाटी स्माइल यानी कि कतई जहर वाला स्माइल के लिए फेमस है। किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था मोनालिसा का जो फेमस पेंटिंग है। दूसरा नाम आता है मिकेलैंजेलो, है ना। मिकेलैंजेलो करके दूसरे पेंटर हुए, ये भी फेमस पेंटर थे यूरोप में। ये लियोनार्डो दा विंसी को रेनेसेंस मैन भी बोला जाता है। रेनेसेंस मैन मतलब ये बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, ऐसा समझ के चलो, है ना। साइंटिस्ट भी थे, स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार भी थे, आर्किटेक्ट भी थे, है ना, इन्वेंटर भी थे, पेंटर भी थे, मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। तो इन्होंने बहुत सारे तरीके से लोगों को धर्म के प्रति जो उनका जो अंधविश्वास था, ब्लाइंड फेथ था, उससे नए डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास किया, इसलिए उनको रेनेसेंस मैन भी बोला जाता है। अब हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो फ्लरिश हुआ 15वीं सेंचुरी में, किसमें, जो है पेंटिंग्स के मामले में, है ना। पेंटिंग्स पहले भी होती थी लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स और नए नए आइडियाज़ जो है वो होने लगे। तो इंडिया में उस समय क्या था, 15वीं सेंचुरी में मिनिएचर पेंटिंग का दौर था। मिनिएचर मतलब, मिनी मतलब क्या होता है, मिनी बस जैसे बोलते हैं आप लोग, तो मिनी मतलब क्या होता है, लघु, छोटा, है ना। तो मिनिएचर पेंटिंग, छोटे छोटे ऐसे पेपर्स में जैसे आप लोग चित्र बनाते हो, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चित्र बनाए गए, है ना। इसी पेंटिंग्स को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मिनिएचर पेंटिंग्स, है ना। तो इस समय क्या था, मुगल्स थे, है ना। तो मुगल्स ने क्या किया था, देखो मुगल्स कहाँ से आए थे, ये सेंट्रल एशिया से आए थे, है ना।
तो इन लोग ईरान, इराक, है ना, ईरान, इराक हो गए, अफगानिस्तान, यहाँ से अपने चाचा, भतीजा, मामा, इन सब के लड़कों को कहाँ ले आए, इंडिया ले आए और इंडिया में बसने लग गए। तो इन लोग क्या हो गए, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए। तो एक ईरानियन फेमस पेंटर था, इसका नाम आप लोग ध्यान रख सकते हो, कमालेद्दीन करके, है ना। ये मिनिएचर पेंटिंग के स्पेशलिस्ट थे, है ना। तो कमालेद्दीन ने क्या किया था, मिनिएचर पेंटिंग्स को बनाने में इनका बहुत फेमस नाम है। फिर ये जैसे आप लोगों को बताया कि जो आर्किटेक्ट है ना, आर्किटेक्ट ये शाहजहाँ के टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। शाहजहाँ, इसके टाइम में हम लोगों ने देखा क्या बना था, तो ताजमहल बना था। वैसे ही जो पेंटिंग्स है वो जहांगीर के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए और बहुत ज़्यादा बने। आप लोग जानते होंगे जो मुगल डायनेस्टी है, इसके बारे में क्लास 8 में पढ़ा है आप लोगों ने। सबसे पहले कौन आया था, तो बाबर आया था। बाबर के बाद में कौन आया, उसका बेटा हुमायूं आया। हुमायूं के बाद में कौन आया, अकबर आया। अकबर के बाद कौन आया, तो अकबर का बेटा ही क्या था, जहांगीर। वही जहांगीर जिसका क्या नाम था, इसको सलीम भी बोलते थे, है ना, जो अनारकली के मोहब्बत में पागल था, ठीक है ना। तो ये जहांगीर, ये इसी को सलीम बोलते थे, अकबर का बेटा। इसी के टाइम में ही क्या था, ये जो पेंटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो क्या आता है हमारे इस चैप्टर का, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक क्रांति। अब यहीं से आप लोगों को समझ में आएगा कि ये रेनेसेंस क्यों हुआ, है ना, रेनेसेंस के पीछे मेन क्या हुआ था, है ना, स्टोरी क्या था, और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ। तो इसको हम लोग समझेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन उस समय क्या होता था, आप लोगों को बताया अभी कि पोप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। पोप जो है पप्पा जी, यानी कि कुल मिला के रिलीजन, धर्म का ही बात सुना जाता था। जैसे धर्म में बोल दिया वही सच है। और पहले पोप के पास राजा से भी ज़्यादा पावर हुआ करता था, है ना। राजा भी पोप का ही बात मानता था। पोप जैसा बोलता था वैसे ही राजा उसको जो है फरमान जारी करवा देता था। तो धर्म के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता था। अगर कोई धर्म के विरुद्ध गया तो उसको जो है पनिशमेंट मिलता था, उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती थी, उसको जहर पिला दिया जाता था, है ना, या उसको फांसी दे दिया जाता था। तो इस समय क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुए, मतलब साइंटिफिक आइडियाज़ आए। बताया ना कि लोगों का जो थिंकिंग है वो कैसा होने लग गया, रैशनल होने लग गया, लॉजिकल होने लग गया। हर चीज़ के पीछे लोग कारण जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों होता है ना। तो इसी समय जो है कंपास नीडल का डिस्कवरी हुआ, टेलीस्कोप का डिस्कवरी हुआ, प्रिंटिंग प्रेस जो है इसका डिस्कवरी हुआ, ये बताया आप लोगों को, है ना। और बहुत सारे जो मर्चेंट है ना, मर्चेंट है, ये क्या चाहते थे, इंडिया और चाइना का जो है, इंडिया और चाइना जाने के लिए सी रूट खोजना चाहते थे, है ना। सी रूट यानी कि समुद्री रास्ते खोजना चाहते थे। तो इसमें बहुत हेल्प किया साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ने। अब कैसे हुआ इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इसके लिए उस समय एक धारणा चली आ रही थी जिसको हम लोग बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या था, जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या था कि अर्थ जो है वो सेंटर में है ऐसा माना जाता था यूनिवर्स के। आप लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो सन है ना, सन है, इसके चारों तरफ जो है प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, है ना, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन पहले लोग क्या मानते थे यूरोप में कि जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, सेंट्रिक मतलब सेंटर। जो अर्थ है यानी कि धरती सेंटर में है, बाकी सन, मून और दूसरे प्लैनेट क्या कर रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहे हैं। ये कैसा मानते थे, ये कौन मानते थे, तो रिलीजन में, धर्म में ऐसा माना जाता था कि भगवान हमको एकदम बीच में रखा है, एकदम मस्त सुंदर से सजा के, और बाकी चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, क्योंकि अर्थ घूमता तो हम लोग पलट जाते, और सन जो है वो सनराइज होता है, सनसेट होता है, ऐसा चंदा मामा घूमते रहता है, ऐसा हम लोग देखते हैं, है ना। तो रिलीजन इस बात को मानता था। लेकिन अब यहीं पर क्या हुआ, एक आदमी निकल कर आते हैं जिसका नाम क्या था, निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने क्या बोला, ये जो आप लोग मार रहे हो ना, कौन सा जियोसेंट्रिक थ्योरी, ये आप लोग बिल्कुल गलत मार रहे हो, है ना। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी इन्होंने प्रतिपादित किया, यानी कि इन्होंने दिया। हीलियो मतलब क्या होता है, सन, है ना, और सेंट्रिक मतलब सेंटर में। तो उन्होंने बोला कि जो है ये सुनो पप्पा जी, पोप जी, ये आप लोग गलत मार रहे हो, ये लोगों को गलत बता रहे हो, है ना। सन जो है वो सेंटर में है और अर्थ जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना। फिर तो इसी को क्या बोला गया, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बोला गया। सन जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, और बाकी जो प्लैनेट हैं वो अर्थ है, और जो भी प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं।
इसको बताने वाले कौन थे? निकोलस कोपरनिकस। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। निकोलस कोपरनिकस हीलियोसेंट्रिक थ्योरी इन्होंने दिया। ठीक, तो अब क्या हुआ? अब धर्मगुरु को, पोप को, पप्पा जी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, है ना, कि ये जो छोरा है जो है ये हमारे हाथ से निकल गया है ना, पापा जी का बात नहीं मारा है, लगाओ इसको 2-4 कान के नीचे। तो फिर निकोलस कोपरनिकस को क्या करा दिया गया, है ना, इसको सजा सुना दी गई। जो भी धर्म के विरुद्ध जाता था उसको पनिशमेंट दे दिया जाता था। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, इनका नाम क्या था? केपलर लॉस ऑफ रिवॉल्यूशन, आप लोग साइंस में पढ़ेंगे, है ना। इन्होंने क्या बताया? मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बताया कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते थे। निकोलस कोपरनिकस ने क्या बोला था कि सन हो गया, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। वो कौन से ऑर्बिट में कर रहे हैं? वो सर्कुलर ऑर्बिट में कर रहे हैं। सर्कुलर ऑर्बिट में मतलब सर्कल है वो। लेकिन केपलर ने बताया सर्कल नहीं है। अरे सुनो भैया, वो सर्कल नहीं है, वो इलिप्टिकल है, ऐसा है ना। इलिप्टिकल मतलब समझते हो ना, ऐसा अंडाकार, दीर्घवृत्ताकार, और सर्कल मतलब गोलाकार। तो केपलर ने बताया कि मोशन ऑफ प्लैनेट कैसा है? इस शेप में है, इसमें सर्कुलर में नहीं है। तो केपलर हो गया, कोपरनिकस हो गया। फिर उसके बाद गैलीलियो ने क्या किया? बहुत सारे प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया, है ना, और मून्स को ऑब्जर्व किया। इन्होंने ही जुपिटर वगैरह को देखा, है ना। जुपिटर हो गए, जुपिटर हो गए, सैटर्न हो गए, शनि वगैरह को। तो आप लोग सैटर्न जो देखते हैं, इसके चारों तरफ ऐसा ये वलय है, ऐसा पढ़ते हो ना, रिंग है ऐसा करके। ये रिंग्स क्या है? ये छोटे छोटे मून्स है, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, जैसे अर्थ के मून है, चंदा मामा है, वैसे ही। तो गैलीलियो ने क्या किया? टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया। टेलीस्कोप, दूरबीन, आप लोग बाइनोकुलर ऐसे देखते हो ना, दूर का ऐसे वो दो ऐसे रहता है, आप लोग देखे होंगे, है ना, जिससे आप लोग देखते होंगे दूर का चीज पास दिखता है ऐसे करके। तो इन्होंने क्या किया? वैसे ही टेलीस्कोप बनाया, है ना, और प्लैनेट्स जो होते थे, एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज होते थे, उनको देखा, ऑब्जर्व किया। और इन्होंने क्या किया? बताया कि जो है इन लोग जो है सही बोल रहे हैं, है ना, कि सन जो है, सन के चारों तरफ प्लैनेट जो है मोशन कर रहे हैं। लेकिन इनको एक चीज़ नहीं समझ में आया कि ये मोशन कर क्यों रहे हैं। तब फिर इसको जाके आगे चल के खोजा किसने? न्यूटन बाबा ने। न्यूटन ने बताया कि सुनो महाराज, ये जो अर्थ है ना, जो प्लैनेट है, अपने आप नहीं घूम रहे हैं, है ना, कोई जादू नहीं किया है। ये क्या है? ग्रेविटेशन के कारण घूम रहे हैं। यानी कि अर्थ जो है, ये सन हो गया और ये अर्थ हो गए, तो अर्थ जो है सन को अपने तरफ खींच रहा है ना, और खींच रहा है तो ये क्या हो रहा है? इसके कारण ये मोशन कर रहा है, एक जगह पर स्थित नहीं है। मोशन के कारण चारों तरफ ये है, क्या हो रहा है? मूव कर रहे हैं। या जैसे कोई भी ग्रेविटेशन क्या होता है अर्थ में, जैसे हम लोग कोई चीज़ ऊपर फेंके तो वो नीचे क्यों आता है? क्योंकि अर्थ जो है इसको पुल करता है, यही ग्रेविटेशन होता है। न्यूटन ने ये बताया। तो 4-5 साइंटिस्ट का आप लोगों को नाम याद रखना है। कोपरनिकस, इन्होंने क्या दिया? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया। केपलर ने क्या किया? मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बताया। गैलीलियो गैली ने क्या किया? टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया, खोज किया, है ना। उसके बाद न्यूटन ने क्या थ्योरी दिया? ग्रेविटेशन का थ्योरी दिया। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, और फिर बहुत सारे मशीन्स का भी इन्वेंशन हुआ। फिर आगे चल के इसी मशीन के कारण क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, है ना। अब लास्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं, मैरीटाइम एक्सपीडिशन और जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, है ना। यानी कि समुद्री खोज भी इस समय बहुत सारे हुए, है ना। समुद्री खोज के लिए आप लोग इससे पहले भी आप लोग जो है वास्को डी गामा जो है, इसके वास्को डी गामा का स्टोरी आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो इसी यहाँ पर समुद्री जो है बहुत सारे खोजें हुई, इसी को हम लोग लास्ट देखेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे। तो देखिए, मैरीटाइम एक्सपीडिशन, समुद्री में खोज में क्या हुआ, ये जानते हो आप लोग, ये क्या है? यूरोप है ये, है ना, ये एशिया है हमारा, है ना, ये हमारा इंडिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये साउथ अमेरिका हो गया। तो उस समय क्या होता था, यहाँ पर एक कंट्री है टर्की, है ना। तो यूरोपियंस इस रास्ते से क्या होता था, इंडिया से मसाले वगैरह लाने के लिए इस रास्ते से जाते थे, ज़मीन से। इधर से ही ये चाइना के पास भी जाते थे सिल्क वगैरह लेने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया, इधर के राजा ने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, जो ऑटोमन एम्पायर था उसने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो यूरोपियंस ने क्या किया, समुद्री रास्ता खोजने के लिए ये चलने लगे, है ना। समुद्री रास्ते से इन लोग जाने लग गए। अच्छा, पहले और भी एक क्या चीज़ होता था, पहले और भी एक चीज़ माना जाता था कि जो अर्थ है ना, अर्थ जो है वो कैसा है, स्फेरिकल नहीं है, ऐसा मतलब गोलाकार, फुटबॉल की तरह नहीं है, एक थाली की तरह है, थाली एक प्लेट की तरह है, और इसका एक किनारा है। ये क्या हो गया? अर्थ। तो अर्थ का एक किनारा है, और अगर इस एज में कोई जाएगा तो समुद्र में नीचे गिर जाएगा धड़ाम से सीधा, है ना।
तो फिर बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि ऐसा नहीं है, अर्थ जो कैसा है ये एक है ना बॉल की तरह है ना, एक बॉल की तरह है, ये एकदम फ्लैट नहीं है। और ये कैसा है, ये चारों तरफ से कहीं से भी जाओगे तो चारों तरफ से वो वहीं पर आ जाओगे, गोल है ऐसा करके। तो अब क्या हुआ, इन लोगों को तो एक दूसरा चीज़ क्या था कि सी रूट खोजना था इंडिया के लिए। दूसरा चीज़ क्या था, इनको चेक करना था कि अर्थ जो है वो सर्कुलर नहीं है जबकि वो स्फेरिकल है ना। तो सबसे पहले कौन आया, क्रिस्टोफर कोलंबस आए। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया, यूरोप से निकले और वो इंडिया को खोजने जाना चाहते थे। तो वो यहाँ पर ही निकले, ये अटलांटिक ओशियन है ना, तो यहाँ से निकले। अब उनको जाना था इधर, लेकिन वो कहाँ चले गए, इधर चले गए है ना, वो इधर चले गए। उनको जाना कहाँ था, इधर जाना था, लेकिन कहाँ चले गए, इस साइड चले गए। अब यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आप लोग आइलैंड देख रहे हैं क्या, मतलब द्वीप देख रहे हैं क्या, इनको वहाँ पर चले गए और उन्होंने बोला कि मैंने इंडिया को खोज लिया है। बाद में पता चला कि वो इंडिया नहीं था, है ना। तो इसी को वेस्ट इंडीज़ नाम दे दिया। क्रिस गेल वगैरह आप लोग जानते होगे ना, यहीं से सब बिलोंग करते हैं। तो ये वेस्ट इंडीज़ इन्होंने नाम दे दिया। उसके बाद एक दूसरे पर्सन आए और उन्होंने क्या किया, इस कॉन्टिनेंट को खोजा, इसको और इसको क्या नाम दिया, इसको अमेरिका नाम दिया। क्यों अमेरिका नाम दिया, इसको नॉर्थ अमेरिका और इसको साउथ अमेरिका, क्योंकि इसको जो खोजने वाले थे उनका नाम क्या था, अमेरिगो वेस्पुकी नाम था। तो अमेरिगो वेस्पुकी ने क्या किया था, अमेरिका को डिस्कवर किया था, अमेरिका को खोजा था। मतलब अमेरिका को खोजा नहीं था, अमेरिका पहले से था, वहाँ तक जाने का रास्ता खोजा था, है ना। और ये इनके लिए नया था, अमेरिका जो नया था, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, न्यू वर्ल्ड बोल दिया गया, क्योंकि इससे पहले कभी कोई यूरोपियन यहाँ पर नहीं गए थे अमेरिका में। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसको खोजा था, वेस्ट इंडीज़ को खोजा था, है ना। फिर आप सब लोग वास्को डी गामा के बारे में तो जानते ही हैं, ये क्या हो गया, स्पेन हो गया और ये पोर्तुगल हो गया। तो पोर्तुगल से निकल कर आया कौन, रोनाल्डो का मामा वास्को डी गामा, और ये कहाँ पर गया, यहाँ अफ्रीका में गया। उसके बाद यहाँ से होते होते ये कहाँ पर गया, इंडिया के कालीकट कोस्ट पे गया, है ना। 1498 में केरला के कालीकट कोस्ट पे गया वास्को डी गामा। तो इंडिया, फिर वही गलत, कई लोग गलत पढ़ते हैं कि इंडिया को डिस्कवर किया वास्को डी गामा ने। अरे इंडिया को डिस्कवर नहीं किया, इंडिया को नहीं खोजा, इंडिया पहले से था, है ना। इंडिया के लिए सी रूट यानी कि वहाँ तक जाने का रास्ता डिस्कवर किया। तो ये फिर क्या था, वास्को डी गामा था। फिर एक और नाम आता है मैगलन। मैगलन जैसे बताया गया कि ये पूरा क्या है, स्फेरिकल है, और कहीं भी जाओ आप जो है अर्थ में घूमकर वहीं पर आ जाओगे फिर, है ना, क्योंकि स्फेरिकल है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या हुआ, यहाँ पर से एक मैगलन करके, इंग्लैंड से एक मैगलन करके एक है ना नाविक, एक सेलर निकले, और उन्होंने पूरी दुनिया का समुद्री यात्रा करने का प्लान बनाया, है ना। और उन्होंने इसको कंप्लीट किया। उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, बीच में उनका डेथ हो गया। तो फर्डिनेंड मैगलन करके एक क्या थे, एक सेलर थे, एक नाविक थे। इन्होंने क्या किया, पूरी अर्थ का जो वेज समुद्री यात्रा करने का उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट बनाया, और बाकी इनके जो साथी थे वो उन्होंने इसको कंप्लीट किया। तो ये पूछा जाता है, अर्थ को पूरा समुद्री यात्रा वेज करने के लिए, वेज मतलब होता है समुद्री यात्रा करने के लिए कौन निकले थे, तो वो थे फर्डिनेंड मैगलन, है ना। तो फर्डिनेंड मैगलन, ये ध्यान रखना है। अमेरिगो वेस्पुकी कौन थे, ये अमेरिका को डिस्कवर करने वाले थे, अमेरिका को ही न्यू वर्ल्ड बोला गया, है ना। इसके बारे में आप लोग आगे चल के भी पढ़ोगे हिस्ट्री में। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को डिस्कवर किया था। वास्को डी गामा जानते ही हो, 1498 में, है ना, कालीकट केरला में आए थे, ठीक। तो ये क्या था, पूरा चैप्टर यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग उसको कमेंट करके बता सकते हो, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आया तो। थैंक यू, जय हिंद।